साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। मैं विनय त्रिपाठी। संवैधानिक विकास की सीरीज में आज यह वीडियो हमारा 3x3 यानी कि आखिरी वीडियो है इस सीरीज का। टोटल हमने 3 वीडियो के माध्यम से आपको संवैधानिक विकास समझाने की कोशिश की है। इससे पहले 2 वीडियो यदि आपने देखा है इस सीरीज का तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप देख लीजिएगा कहाँ तक हम पहुंच चुके थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया 1905 में, और 1905 के इस विभाजन ने भारत में देखते ही देखते संप्रदाय के प्रतिनिधित्व वाली राजनीति की शुरुआत कर दी मुस्लिम लीग के गठन के साथ। और इसके बाद ब्रिटेन में बैठे हुए अंग्रेजी हुकूमत को यह समझ में आ गया था कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति को संभालना पड़ेगा। आप देखेंगे आगे विभाजन रद्द भी होगा। भारतीय लगातार अपने कानूनों को बनाने की मांग को लेकर के आएंगे और धीरे धीरे वक्त आएगा 1909 का, और 1909 में एक भारत में शासन करने के लिए कानून बन करके आएगा जिसका नाम होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद 1909 का जो अधिनियम होगा, इस अधिनियम को क्या नाम दिया जाएगा? इस अधिनियम को नाम दिया जाएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्यों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म दिया जाएगा तो मैं आपको समझाता हूं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में आप देखेंगे, यहां पर लॉर्ड मिंटो जो होगा, ये मिंटो भारत में उस समय वायसराय होगा, और मॉर्ले जो होगा वो भारत सचिव होगा। इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि भारत सचिव इंग्लैंड में बैठा होगा और वो एक परिषद के माध्यम से भारत के लिए किस प्रकार के कानून बनाया जाए उसकी पूरी व्यवस्था वो कर रहा होगा, और सीधे रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रिटिश क्राउन के लिए। अब मॉर्ले और मिंटो मिलकर के भारत में किस प्रकार के कानून बनाए जाएं उसके लिए एक रिफॉर्म के नाम से कानून लेकर के आते हैं, जिसको आप कहते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909। इसी अधिनियम के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह अधिनियम किस प्रकार से भारतीय राजनीति को एक सांप्रदायिक रंग देता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यह अधिनियम लागू कब होता है। यह अधिनियम लागू होता है जनवरी 1910 में। कई बार ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षाओं में कि अधिनियम आया तो 1909 में, लेकिन लागू कब से हुआ? तो आंसर आपको याद रखना है जनवरी 1910 में। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि 1909 के परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी वो कितनी बढ़ा करके कर दी गई? तो आंसर होगा उसकी संख्या 60 कर दी गई थी। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई थी। इसके बाद आपको देखना है, हर एक फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य संख्या 69, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से यह परिषद अधिनियम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कर रहा है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत करने का मतलब है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों और हिंदुओं को यह समझाना लगातार शुरू किया कि तुम्हें अपने अपने कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंटेशन की बात करनी चाहिए, राजनीति अपने कम्युनिटी पर होनी चाहिए। और कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शुरू करने वाला कौन सा अधिनियम था? तो आंसर था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। और यहीं से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की जा रही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की जा रही है। इस कंटेंट को इस तरीके से लिखा गया है कि जब आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ेंगे, जब आपको ये पीडीएफ शेयर किया जाएगा तो बिल्कुल आपको वन लीनियर क्वेश्चन के फॉर्म में ये दिखाई देगा। इसीलिए हमने इसको इस मैनर में अरेंज किया है। हमने आपसे कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत हो गई। कैसे शुरुआत हुई, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं। 1906 में बनी हुई मुस्लिम लीग लगातार यह मांग कर रही थी कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करी जाए, और इस सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से मुसलमानों को अलग करना भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए आसान होगा। लेकिन याद रखिएगा कि यही आधार बनेगा आगे 1919 में जब अधिनियम आएगा, तो उसमें मुसलमान चूंकि पहले से ही सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर चुके हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा चुका है इनको, इसी आधार पर महिलाएं, सिख, एंग्लो इंडियन, दूसरे जो और कम्युनिटीज के लोग हैं, सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाएगी। और इसी को आप एक नाम देते हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कहां से हो चुकी है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। आगे हम बात करें तो पूछते हैं सवाल कि इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? तो जन्मदाता ऑब्वियस सी बात है कि लॉर्ड मिंटो को आप मानेंगे, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ही इस समय यहां पर क्या कर रहा था? वायसराय के रूप में काम कर रहा था। भारत सचिव जो लॉर्ड मॉर्ले था, मैंने कहा ना मॉर्ले मिंटो, तो मॉर्ले कौन था? भारत सचिव था। लॉर्ड मॉर्ले ने निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की सिफारिश भी की थी। और कैसा निर्वाचक मंडल? ये मिश्रित निर्वाचक मंडल होगा। और आगे जब हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसने विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा? बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्यवस्थापिका सभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान दीजिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली नाम रखने वाला जो अधिनियम आपका था वो कौन सा था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और इससे बहुत ही बढ़िया सवाल आपसे पूछते हैं कि सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधि विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति का अध्यक्ष कौन था? वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो आंसर होगा एटी अरुंडेल। इसे आप अरुंडेल समिति के नाम से भी जानते हैं। कई बार सवाल आपकी परीक्षाओं में आया है कि अरुंडेल समिति किससे संबंधित थी, तो आप इसे याद रखेंगे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जो आया था, इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम सदस्य के रूप में, भारतीय सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। आई रिपीट अगेन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारतीय परिषद 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य के रूप में, प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था थी, उनकी शक्तियों का विस्तार का अधिनियम था कौन? 1909। यानी कि शक्तियों के विस्तार का अधिनियम आपने कर दिया 1909 से। अच्छा, हालात कैसे थे? ध्यान दीजिएगा, हालात कुछ ऐसे थे कि जो मिंटो था उसके सामने ये चैलेंज था कि जो बंगाल विभाजन से जन्म लिया हुआ आंदोलनों का स्वरूप है, उसे कैसे समझा बुझा करके भारतीयों को शासन, ब्रिटिश शासन को आगे बढ़ाया जाए। और भारतीयों में जो गर्म दल के लोग थे, कांग्रेस के विभाजन के बाद 1907 में, चूंकि कांग्रेस विभाजन हो चुका था सूरत के सेशन में, यदि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं हिस्ट्री तो आपको आइडिया लग गया होगा इस बात का। उस पर्टिकुलर कांग्रेस सेशन के विभाजन के बाद गर्म दल के लोग बिल्कुल होम रूल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो कह रहे थे कि हम अपना शासन स्वयं बनाएंगे। और इधर नरम दल के लोग एनी हाउ सिचुएशन को मैनेज करने में लगे हुए थे कि शायद अंग्रेजी लोग हमारे लिए बढ़िया कानून बनाएंगे। तो ये दौर चल रहा है जब बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है, और यही कारण है कि यह अधिनियम लगातार हर एंगल पर भारतीयों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको भी मालूम होगा कि जब तक आप फुल प्रूफ कोई कानून लेकर के नहीं आएंगे जिससे कि सारे एंगल सेटिस्फाइड हो, तब तक विवाद चलता ही रहेगा, और देखते ही देखते आप देखेंगे कि यह विवाद काफी बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका जो है, उनकी सभाओं के सदस्यों के संदर्भ में जो अधिनियम बनाए जाएंगे उनकी स्वीकृति कैसे क्या होगी? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भारत सचिव होगा उसकी स्वीकृति आपको प्राप्त करनी होगी, उसकी स्वीकृति आपको प्राप्त करनी होगी। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो 1909 का परिषद कानून था, इसके अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की जो श्रेणियां थी, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की जो श्रेणियां थी वो कितनी थी? 3 थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके इस मुद्दे पर कि विशिष्ट निर्वाचन श्रेणियां कितनी बनाई गई थी 1909 में, तो आंसर होगा 3। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि विधायी परिषदों में पूरक प्रश्नों को पूछने की व्यवस्था। याद करिए जरा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि 1892 का जो आया था एक्ट, उसमें पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था नहीं दी गई थी भारतीयों को, यानी कि इंडियंस के पास पावर नहीं था कि वो पूरक प्रश्न पूछ सकें। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से आपको पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था दे दी गई, यानी कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इस पर पुटअप कर सकते थे 1909 के अधिनियम से। इसी के साथ साथ देखेंगे, कहा जा रहा है कि विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था। कहां पर? विधायी परिषदों में। लोकहित का मतलब होता है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, ऐसे बिल लेकर के, ऐसे विषय लेकर के आप आ सकते हैं। इस पर आप राइट आपको मिल गया 1909 के परिषद अधिनियम से। यानी कि धीरे धीरे जो लेजिस्लेशन था, जो लेजिस्लेचर था, कहीं ना कहीं वो इस तरफ इशारा कर रहा था कि अब भारतीयों को हम कानून बनाने की प्रक्रिया में अधिक से अधिक मात्रा में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाजुला करके ये मोटी मोटी बातें थी भारत शासन अधिनियम 1909 के बारे में। अब आपको मैं एक वो बता दूं, आइडिया बता दूं कि प्रत्येक 10 वर्ष पर एक कानून बन करके आ रहा था जिसके माध्यम से भारत को आगे अंग्रेजी हुकूमत चलाना चाहती थी। लेकिन इस बीच में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उस चेंजेस को थोड़ा समझना आपके लिए जरूरी है। उस चेंजेस को जरा समझिए। मैंने आपसे कहा कि 1909 के एक्ट ने हमें सांप्रदायिक रंग में रंग दिया। मुसलमान पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, और इसी बीच में आपको आइडिया होगा थोड़ा सा, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया।
और फर्स्ट वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ तो उस समय अंग्रेजों को भारतीयों के समर्थन की बहुत बड़े स्तर पर आवश्यकता थी। बहुत बड़े स्तर पर जो आवश्यकता थी उसमें वो भारतीयों का साथ चाहते थे और इस साथ को हमने दिया। लेकिन उन्होंने एक वादा हमसे किया कि इस युद्ध को जीतने के बाद, इस युद्ध के समाप्त होने के बाद वो भारत को फ्री करेंगे, भारत को अधिकार देंगे अपने कानूनों को बनाने के बाद। लेकिन 1918 में जब ये वर्ल्ड वार समाप्त होता है तो इसके बाद हम उम्मीद में थे कि शायद हमें शासन बनाने का, हमें अपने कानून को बनाने का, शासन को चलाने का पूरा पूरा हक मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी बीच में और क्या होता है, इसी बीच में आपको आइडिया होगा कि 9 जनवरी और 1915 को महात्मा गांधी साहब आते हैं भारत में साउथ अफ्रीका से, और उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उन्होंने कहा कि आप 1 साल तक पहले भारत भ्रमण करिए और उसके बाद राजनीति में आप आइएगा। और 1916 में उन्होंने माफ करिएगा 1916 में उन्होंने बीएचयू के अंदर एक पब्लिक सेशन को एड्रेस किया। और पब्लिक सेशन को एड्रेस करने के बाद 1917 में जो चंपारण, जो कि बिहार में एक जगह है, आप जानते होंगे, नील की खेती को लेकर के किसान वहां परेशान थे, वहां गए और सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से मनवा ली। देखते ही देखते मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कहलाए जाने लगे, क्योंकि बिना किसी बंदूक के, बिना किसी गोली के, बिना किसी दंगे के उन्होंने क्या करा, अपनी बात को मनवा लिया। यानी कि अब भारतीयों को एक होप मिल गई, एक बड़ी उम्मीद मिल गई कि शायद हम गांधी जी के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत से अपनी हर बात मनवा सकते हैं। यानी कि जो जन समर्थन था गांधी के साथ अब वो बढ़ने लगेगा। और इसी बीच में जो 1907 में टूटी हुई कांग्रेस थी, गरम दल और नरम दल, मुस्लिम लीग को भी समझ में आ गया कि अंग्रेज हिंदुस्तान में किसी के सगे नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। और इसी बीच में जो टर्की में खलीफा का पद था उसको लेकर के भी अंग्रेज कहीं ना कहीं यह चाहते थे कि यह पद समाप्त हो जाए। यह पद भी विवाद का मुद्दा बना हुआ था। यानी कि मुसलमान नाराज थे अंग्रेजों से, किसके लिए? खलीफा के पद को बचाने के लिए। हिंदुओं को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुख्यतः ये चाहिए था कि हम अपना शासन खुद बनाएंगे। और सभी मुसलमान केवल इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि खलीफा का पद था, बहुत भारी संख्या में हिंदुस्तान के मुसलमान ऐसे थे जो राष्ट्रभक्ति के लिए लड़ रहे थे। वो भी चाहते थे कि अंग्रेज भारत से चले जाएं। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। 1916 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में जो पैक्ट साइन हुआ, इसमें इन सब लोग मिल करके यह वादा किए कि हमें होम रूल चाहिए, हम लोग अपना होम रूल इस्टेब्लिश करेंगे, स्वशासन चलाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आप स्वशासन चलाएंगे। अंग्रेजों को ये सारे हालात का पता तो चल ही रहा था। 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और उसके बाद इन्होंने हमें आज़ादी देने की बात तो बहुत दूर थी। आपको मालूम होगा 1919 में इन्होंने रॉलेट एक्ट बनाया और इस रॉलेट एक्ट में इन्होंने यह मेंशन कर दिया कि बिना किसी वारंट के 2 वर्षों के लिए हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, ना वकील, ना दलील, ना अपील। यानी कि एक काला कानून ऐसा बनाया जिसमें किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। अब इस कानून का विरोध होना शुरू हुआ और इसी कानून के विरोध में आप जानते हैं अमृतसर के जलियांवाले बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए बैसाखी के दिन, और 13 अप्रैल 1919 का दिन था। इस 13 अप्रैल 1919 के दिन निर्दोष लोगों पर अंग्रेजी हुकूमत ने गोलियां चलवाईं और इस कांड को आपने जलियांवाला बाग कांड कहा। और इस जलियांवाले बाग कांड ने अंग्रेजी हुकूमत का वास्तविक चेहरा हिंदुस्तान के सामने रख दिया। जो लोग अंग्रेजी हुकूमत के समर्थन में भी थे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर या दूसरे जो मॉडरेट लीडर्स थे, उन लोगों को भी यह एहसास हो गया कि अंग्रेज का असली चेहरा भारत में उस समय क्या था। और उसी असली चेहरे के सामने आने के बाद लोगों ने अपनी उपाधियां वापस कर दी और अब हिंदुस्तान को एहसास हो चुका था कि हमें एक बहुत ही अच्छे से आंदोलन चलाना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी। और ये सारी बातें अंग्रेजों को भी समझ में आ रही थी कि कुछ करना पड़ेगा भारत के लिए। क्या करना पड़ेगा? फिर से एक लॉलीपॉप जैसा एक अधिनियम बना के लाएंगे, क्योंकि हर अधिनियम हमारे लिए लॉलीपॉप ही लग रहा था हमें, क्योंकि हम जो चाहते थे वो तो मिल नहीं रहा था, बस हमें सांत्वना देने की बात की जा रही थी। तो कौन सा अधिनियम लेकर के आए? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 क्या कहना चाह रहा था? पहली बात तो ये समझेंगे
कि इस भारत शासन अधिनियम को उन्होंने नाम क्या दिया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। समझने का प्रयास करिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ पर वायसराय था और मॉन्टेग्यू वहाँ पर भारत सचिव था। दोनों ने मिल करके एक रिफॉर्म बनाया, एक कानून बनाया जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। यह कानून क्या एस्टेब्लिश करता है हिंदुस्तान में? देखिए, हम सरकार तो बनाते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वह सरकार उत्तरदायी प्रवृत्ति की हो, यानी कि वह सरकार जवाब देने के लिए हर समय तैयार हो। यदि सरकार से हम प्रश्न पूछें कि आपने जो कानून बनाया है वो हमारे लायक नहीं है, उसमें ये कमियां हैं, तो सरकार हमें उसका खुल करके जवाब दे। आज भी आप जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में व्यवस्था है कि यदि आप अपने क्षेत्र के सांसद हैं या आपके क्षेत्र के सांसद लोकसभा में या राज्यसभा में किसी मुद्दे पर किसी मंत्री से जब प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें जवाब देना पड़ता है, क्योंकि सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमारी जो वर्तमान सरकार होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो जिसे आप मंत्रिपरिषद कहते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है 1919 से। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम है, ये भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करता है। सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका ये कहा जाता है कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में स्पष्टतः लिखा हुआ था कि यह मूल सिद्धांतों पर आधारित होगा, बेसिक प्रिंसिपल पर आधारित होगा, जो अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाएगा। अगस्त महीने में जो डिक्लेरेशन करी गई थी उसका मूल सिद्धांत जो होगा उसको लेकर के आगे चलेगा। अब सवाल था कि इस अधिनियम को पारित कब किया गया, जरा ध्यान से समझिएगा। क्रोनोलॉजी में यहां पर आपके सामने क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी। रॉलेट एक्ट का आना, जलियांवाले बाग कांड का होना, और इसके बाद दिसंबर 1919 में इस अधिनियम का पारित होना। यानी कि जितनी भी घटनाएं घटित हो रही थी उन सब घटनाओं को दिमाग में रखते हुए एक प्रॉपर रिफॉर्म करके एक कानून लाने की कोशिश किसकी थी? अंग्रेजों की थी। ठीक है, यह अधिनियम लागू कब हुआ? तो यह अधिनियम 3 जनवरी 1921 को, ध्यान दीजिएगा, बना था कब? दिसंबर 1919 में, और लागू कब हो रहा है? 3 जनवरी 1921 को। लेकिन इसी से पहले आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, क्योंकि जब क्रोनोलॉजी पूछी जाती है परीक्षाओं में तो एकदम से क्लोज ऑप्शन लेते हैं, खास करके यूपी पीसीएस में, यूपी आरओ में बहुत ही क्लोज ऑप्शन लेते हैं। और जहां जहां बहुत क्लोज ऑप्शन की संभावनाएं हैं, बस वहां पर आप तैयार रखिए, आपकी क्रोनोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती है, राइट। तो ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, उसके लिए आपको तैयार रखना पड़ेगा। मैंने कहा 3 जनवरी 1921 को ये अधिनियम लागू होगा। इसी से पहले महात्मा गांधी साहब पूरे मूड में आ चुके हैं। क्या कह रहे हैं? देश से कह रहे हैं कि आप हमारा 1 वर्ष तक साथ दीजिए, हम आपको आज़ादी दिला देंगे। और ये बात ही कह रहे हैं 1920 में। बड़ा सोचने वाला प्रश्न है कि सर यदि 1920 में कह रहे हैं कि आज़ादी दिला देंगे, तो आज़ादी तो हमें मिली 1947 में, लेकिन 1 वर्ष में दिला देंगे तो 1921 में मिल जानी चाहिए थी, और असहयोग आंदोलन बंद हुआ 1922 में। तो यानी कि गांधी जी जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। मैं समझाता हूं कि क्यों नहीं कर पाए वादा पूरा, वो क्या कमी थी, लेकिन आप जरा ये समझिएगा कि 1920 में हालात क्या है। 1920 में हालात ये है कि हिंदुस्तान के लगभग सभी वर्ग के लोग अंग्रेजों से नाराज हो चुके हैं। जलियांवाले बाग कांड से उनका असली चेहरा सामने है। मुसलमान नाराज इसलिए हैं बहुत भारी मात्रा में कि उनके धर्म में इंटरफियर कर रहे थे बहुत तेजी से, और खलीफा का जो पद है वो खतरे में था। तो उसको बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने शुरू किया, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कि हम इनका साथ नहीं देंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग गांधी जी से असहमत भी होते हैं, क्योंकि 1920 का जो दौर है उस समय औद्योगिकीकरण अपने चरम पर है ब्रिटेन के अंदर, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप स्वदेशी अपना लीजिए। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जिस समय दुनिया मशीनों के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उस समय गांधी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, तो ऐसा तो नहीं कि भारत बहुत पीछे चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कानूनों को न मानना यानी कि असहयोग करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन? कोई कानून है उसके माध्यम से आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं और आप कहें कि नहीं हम कानूनों को नहीं मानेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। इट मीन्स कि शायद ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान गांधी जी के कहने पर कानूनों को ना मानने की आदत डाल लेगा, और यदि ऐसा हुआ तो एक संवैधानिक देश का निर्माण कैसे होगा? फिर तो हर व्यक्ति अपने आप में कानूनों को इग्नोर कर देगा, कोई कानून मानेगा नहीं, कोई अनुशासन में नहीं रहेगा, कोई नियम को नहीं मानेगा। इस बात का डर था कई विशेषज्ञों को
जैसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे थे इस बात को कि शायद हिंदुस्तान को ऐसी आदत लग जाए कि हिंदुस्तान कानूनों को ना माने। लेकिन गांधी को अपने सिद्धांतों पर अटूट भरोसा था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और 1920 में उनको एक बहुत बड़ा अवसर दिखाई दिया कि खिलाफत आंदोलन को और असहयोग आंदोलन को आपस में जोड़ दीजिए। मस्जिदों में बैठ करके मीटिंग करने लगे। यह बात कई सारे मुस्लिम नेताओं को, जो राष्ट्रभक्त थे, अच्छा भी नहीं लग रहा था कि धर्म की राजनीति गांधी कर रहे हैं। लेकिन गांधी कह रहे थे कि ऐसा मौका हजारों वर्षों तक नहीं आएगा कि जब हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। यही सही वक्त है, एक साथ मिलकर के लड़ो और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा करके हम अपना शासन स्टैब्लिश कर लेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को आप पढ़ेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना काफी इस मुद्दे को लेकर के नाराज थे। मोहम्मद अली जिन्ना को लग रहा था कि नहीं, ये धार्मिक राजनीति हो रही, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो 1920 वाले हैं, 1920 के मोहम्मद अली जिन्ना एक राष्ट्रभक्त हैं। धीरे धीरे आगे चल करके मोहम्मद अली जिन्ना आप देखेंगे कट्टर मुसलमान होंगे और फिर वो पाकिस्तान की मांग करेंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि ये चेंज कैसे आ रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, ये चेंज कैसे आया, ये आपको समझना पड़ेगा। यदि आप एक सिविल सर्वेंट हैं या आप उसकी चाहत रखते हैं बनने के लिए, तो प्रोसेस ऑफ चेंज को ही समझना है। एंशिएंट टू लेकर के मॉडर्न तक आपको प्रोसेस ऑफ चेंज समझना पड़ेगा कि ये चेंज कैसे और क्यों आ रहा था। एनीवे, तो बात ये थी कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करके खिलाफत के साथ जोड़ना और गांधी का सत्य और अहिंसा को लेकर के आगे बढ़ना हिंदुस्तान को आजादी की तरफ तो बढ़ा रहा था। लेकिन उन्होंने जिस पिलर्स पर उन्होंने शुरू करा था आंदोलनों को, कहीं ना कहीं वो पिलर्स बहुत अच्छे से भारत के लोगों द्वारा समर्थन नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा था। और यह समय आ गया, आपको मालूम होगा, फरवरी 1922 का। फरवरी 1922 में गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर एक चौरी चौरा थाना, और उस चौरी चौरा थाने में क्या कर दिया गया, आग लगा दी गई। कई सारे जिंदा पुलिसकर्मी जल गए, यानी कि आंदोलन हिंसात्मक हो गया। उस समय गांधी गुजरात में थे और वहां से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इस आंदोलन को बंद कर रहे हैं। कौन से आंदोलन को? असहयोग आंदोलन को। और इस प्रकार से गांधी से नाराज होकर के मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे लोगों ने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे आप कहते हैं, 1923 में जो बनी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कानून से क्या क्या हमें और मिला, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपको एनवायरमेंट समझ में आ रहा होगा कि उस समय राजनीतिक माहौल देश में क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा गया कि इसी शासन अधिनियम ने उत्तरदायी सरकार की स्थापना तो की ही, साथ में इसने द्वैध शासन को अपनाया, डाइआर्की को अपनाया। दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, डाइआर्की और बाई कैमरलिज्म। डाइआर्की इन प्रोविंसेस, डाइआर्की इन सेंटर, बाई कैमरलिज्म इन प्रोविंसेस, बाई कैमरलिज्म इन सेंटर। मैं समझाता हूं कि क्या मतलब होता है। द्वैध शासन का मतलब यह था कि पैरेलली इंग्लिश गवर्नमेंट जो है वो शासन करेगी, और कुछ विषयों पर हम इंडियंस को पावर दे देंगे, ये भी शासन करेंगे। यानी कि कुछ सब्जेक्ट वायसराय के पास रिजर्व कर दिए जाएंगे और कुछ सब्जेक्ट भारतीयों के पास दे दिए जाएंगे, प्रोविंसेस को दे दिए जाएंगे। तो पैरेलल गवर्नमेंट दोनों एक साथ स्टैब्लिश होगी, डाइआर्की कहलाएगी। और बाई कैमरलिज्म का मतलब ये होगा कि दो सदन बना दिए जाएंगे, जैसे आप आज देखते हैं आपके पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, तो बाई कैमरलिज्म इसको हम कहेंगे। आप राज्यों में देखते हैं विधानसभा और विधान परिषद होती हैं, कुछ राज्यों में, सब में विधान परिषद नहीं आपको मालूम होंगी। तो डाइआर्की की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो कहा गया कि डाइआर्की स्टैब्लिश करेंगे। और क्या कहा गया? कहा गया कि जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद है, इसकी शक्तियों का विभाजन दो भागों में कर देंगे। यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पावर्स हैं, उनको दो भागों में बांट देंगे, आरक्षित कर देंगे और हस्तांतरित कर देंगे, यानी कि रिजर्व कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे। दो भागों में शक्तियों को बांट देंगे और डाइआर्की की व्यवस्था कर देंगे। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होंगे उस पर राज्य के गवर्नर जो कार्य करेंगे वो किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्रियों की सलाह पर करेंगे। आज भी आप देखते होंगे आपके राज्य के जो राज्यपाल हैं, आपके राज्य के सारे जो काम हैं वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, सरकारी कार्य। लेकिन किसकी सलाह पर? जो राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसको चेयर कर रहा होता है कौन? मुख्यमंत्री, उसकी सलाह पर। तो इसकी शुरुआत भी कहां से हो रही है? 1919 के अधिनियम से हो रही है। इसी के साथ जो आरक्षित विषय हैं, आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करेंगे? कार्यकारिणी की परिषद की सलाह पर। तो आरक्षित विषय और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दोनों पर कैसे गवर्नर कार्य करेगा वो आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं।
अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि पहली बार किस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन कर दिया गया था। तो केंद्रीय व प्रांतीय विषयों पर जो विभाजन किया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। यानी कि प्रांतीय विषय कौन से होंगे और केंद्रीय विषय कौन से होंगे, इसमें बिल्कुल क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तन करने हेतु, ध्यान दीजिएगा, एकात्मक से संघात्मक का मतलब होता है फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल, पृष्ठभूमि जो तैयार हो रही है। अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। एकात्मक का मतलब कि सारा का सारा सेंटर ऑफ पावर जो है वो एक जगह होगा, सारा का सारा जो सेंटर ऑफ पावर है वो एक जगह होगा, केंद्र सब कुछ डिसाइड कर देगा, लाइक दैट ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और फेडरल, कंप्लीटली फेडरल की जब हम बात करते हैं तो जो प्रोविंसेस हैं और जो सेंटर है इन दोनों के बीच में क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट होगा। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि, इसकी शुरुआत कहां से हो रही, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जब शक्तियां बांट दी गई, यानी कि हम संघात्मक होने लगे, संघात्मक होने की शुरुआत कर रहे हैं कहां से, 1919 में। आज याद रखिएगा, आज का जो भारत है ये क्वासी फेडरल है, शक्तियां बटी तो हैं लेकिन साथ में एक कंकरेंट लिस्ट भी है। और कंकरेंट लिस्ट का मतलब जहां पर दोनों कानून बना सकते हैं एक ही विषय पर। और इसमें भी बड़ी बात क्या है कि कई जगहों पर ऐसी व्यवस्था है संविधान में कि कभी कभी सेंटर ज्यादा पावरफुल दिखाई देगा राज्यों की तुलना में। तो जब सेंटर ज्यादा पावरफुल दिखाई देगा तब हम कहते हैं कि ये यूनिटरी मोड में जा रहा है। और चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए हम कहते हैं कि फेडरल मोड में जा रहा है। तो ना तो हम पूरी तरीके से यूनिटरी हैं, ना ही हम पूरी तरीके से फेडरल हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रखता है अपने पास, अर्ध संघात्मक राज्य है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए, समझना यह है कि इस अधिनियम का जो झुकाव था वो किसकी तरफ था। तो आंसर आप करेंगे संघात्मक सरकार की तरफ था, यानी कि केंद्र राज्यों को संतुष्ट करना चाहता था, अपने साथ जोड़ करके रखना चाहता था। तभी तो आप पढ़ते हैं आज के डेट में आर्टिकल 1 जो आप पढ़ते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की इजाजत नहीं होगी। मतलब कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। यदि आप ऐसा करते हैं, आप डिमांड करते हैं तो राजद्रोह माना जाएगा। ठीक है, यानी कि संघात्मक सरकार की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम से हो चुकी थी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रांतीय स्तर पर यदि किसी भी विषय को लेकर के कोई भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि यह विषय किसके पास है और कौन इसको मैनेज करेगा, तो इस पर जो गवर्नर होगा वहां का, उसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में गवर्नर के अधीन जो प्रांत थे, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कुल 9 प्रांतों में की गई, टोटल 9 प्रांतों में की गई। और इस प्रकार से पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं के लिए निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत करी गई वो 1919 से की गई। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, हमने आपको बताया था इससे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो चुके थे, लेकिन अब यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम अपनाया गया 1919 से। ठीक है, और हमने कहा था पीछे कि चूंकि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो चुकी थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हो चुकी थी तो आगे जो दूसरे संप्रदाय थे, सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय जितने भी थे, आंग्ल भारतीय लोग थे, ये सब डिमांड कर रहे थे और इन सब के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था यहाँ पर की गई 1919 में। यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फल फूल रही थी, घुमा टहला करके यही समझ में आता है। ठीक है, इसी अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक वर्ग, इन सब के लिए भी प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करी गई। किसके द्वारा? मनोनयन के द्वारा, यानी कि हम स्पेसिफिक कम्युनिटी से उठा करके नॉमिनेट कर देंगे। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि इस वीडियो में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं, कंटेंट को लेकर कोई असुविधा हो रही है या वॉइस को लेकर के, वीडियो को लेकर के, जो भी प्रॉब्लम हो जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु जो मतदान की शर्तें थी वो अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग रखी गई, यानी कि अलग अलग प्रांतों के लिए जो मतदान की शर्तें होंगी वो अलग अलग होंगी। इसकी शुरुआत भी हम करते हैं 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, इसके बाद जब आप देखते हैं तो जितनी बातें हमने आपको समझाई लगभग वही बातें होती हैं और उसके आगे क्या हालात बन रहे हैं मैं वो आपको समझाना चाहता हूं, जिसे आप एक पूरी यात्रा के रूप में समझेंगे। और यदि कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मुझे बताइएगा। जो ये पीडीएफ मैं आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा और जो फैक्ट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आप
अलग से नोट कर लीजिएगा। रेस्ट सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इसमें डाल रखे हैं। क्या हालात बनते हैं मैं वो आपको समझाता हूँ एक बार बहुत अच्छे से। अब देखिए एक फैक्ट यहाँ पर बहुत अच्छा आपके सामने निकल के आ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करी गई। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करी गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा, राइट। कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं आपकी परीक्षाओं में कि कहाँ पर कौन कौन से विषय जो थे वो केंद्रीय सरकार के अधीन थे और कौन कौन से विषय ट्रांसफर्ड थे, राज्यों को भी दिए गए थे। तो यहाँ पर आप मोटे तौर पर याद रखिएगा कि 1919 के अधीन जो केंद्रीय सरकार के विहित विषय थे वो कौन कौन से थे। नाविक थे, सेना थे, बाह्य संबंध जो थे यानी कि एक्सटर्नल अफेयर जिसे आप कहते हैं, भारतीय राजाओं के साथ जो संबंध थे, रेलवे था, डाक था, जो तार था, मुद्रा था, फौजदारी तथा दीवानी जो कानून थे, जो ऑल इंडिया सर्विसेज थी, ये सारे के सारे आज भी आप देखते हैं इसमें से मेजर हिस्सा कहाँ पर है, केंद्र सरकार के पास है। तो ये आपको एक नजर में याद रखना है। अब बात है कि प्रांतों के पास कौन कौन से थे। तो प्रांतों के पास आप देखिए स्थानीय स्वशासन था, शिक्षा था, यानी कि आज भी आप देखेंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके पास है, स्टेट के पास है। एजुकेशन आज कनकरेंट में शुरू में स्टेट में ही था, इंदिरा गांधी ने उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया कनकरेंट में। स्वास्थ्य हेल्थ आज भी राज्य सूची का विषय है, कृषि आज भी राज्य सूची का विषय है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो थे वो आप देख सकते हैं जो इस समय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे वही आज भी मोटे तौर पर रखे गए हैं राज्यों के पास में। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। अब इसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि ये जो अधिनियम है 1919 का, एक्चुअल में ये बढ़िया है कि नहीं है, इसकी जांच करने के लिए क्या हुआ, मूडी मैन समिति बनाई गई। मूडी मैन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि कौन सी समिति इसकी जांच करने के लिए बनाई गई थी, तो आंसर होगा मूडी मैन समिति। अब प्रॉब्लम किस तरीके से बढ़ी मैं वो समझाता हूं। देखिए हम बहुत दुखी थे अंग्रेजों से, क्योंकि जलियांवाला बाग कांड के बाद से बहुत तनाव फैल गया था देश के अंदर। अलग अलग जो राजनीतिक लोग थे वो अलग अलग अपनी टिप्पणियां दे रहे थे, और इसी में आप सुभाष चंद्र बोस साहब की एक टिप्पणी है जिसमें साफ साफ इन्होंने लिखा इसके बारे में कि 1919 का जो अधिनियम है यह भारतीयों के लिए एक बेड़ियों का नया जाल था। यानी कि कुछ भी ऐसा नया नहीं था जो हमें बहुत ज़्यादा चॉइस से मिला हुआ था, घुमा टहला करके हमारे अधिकारों को सीमित रखते हुए ही उसी में थोड़ा बहुत रिफॉर्म किया गया था। इसीलिए नेताजी ने कहा कि ये बेड़ियों का एक नया जाल था। हम बहुत संतुष्ट नहीं थे इस अधिनियम के माध्यम से, और इसी पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया का ही एक अंग था। यानी कि इस अधिनियम के माध्यम से ऐसा नहीं है कि हमारा आर्थिक शोषण रुक जाएगा या हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम रहेंगे परतंत्र ही और आर्थिक शोषण होता रहेगा। इसी में थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया गया है, तो कुछ भी नया हमारे लिए निकल के नहीं आ रहा है। ये टिप्पणियां थी किसकी, ये टिप्पणियां थी महात्मा गांधी की। अब इस बीच में क्या होता है, ठीक है एक्ट आ गया, सारी चीजें चल रही थी, और ब्रिटिश सरकार को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि भारतीय जिस तरीके से लगे हुए हैं अपने आंदोलन को, गतिविधियों को तेज करने में, आज नहीं तो कल हमें इन्हें आज़ादी तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन कोशिश यही करो कि जब तक चला सकते हैं तब तक चलाओ, क्योंकि शासन किसको अच्छा नहीं लगता है। हालात क्या थे मैं वो थोड़ा आपको समझा दूं। 1923 में कांग्रेस से नाराज होकर के गांधी से नाराज होकर के कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनती है। CR दास और मोतीलाल नेहरू लगातार डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। इसी बीच में आप देखेंगे 1925 में मजदूर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और CPI जिसे आप कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना होती है। और ध्यान दीजिएगा हिंदुस्तान में यदि संख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो आंदोलन की गति को तेज करने के लिए मजदूरों और किसानों का जुड़ना बड़ा आवश्यक होता है। इसीलिए जिन आंदोलन में किसान और मजदूर आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, उसमें सरकार के हाथ पांव आज भी फूलने लगते हैं, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और किसी भी देश में ये उस देश की बैकबोन जैसे होते हैं, ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे होते हैं। संख्या भी ज्यादा होती है और ताकत भी ज्यादा होती है, संख्या की ताकत, समझ रहे हैं आप लोग। तो हमने कहा कि डोमिनियन स्टेटस की मांग उठ रही थी। मामला 1925 से आगे बढ़ता है। सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, ये सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी लोग, लाला लाजपत राय, ये सभी लोग बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजों को किसी भी कंडीशन में भारत छोड़ के जाना चाहिए। हालात बिगड़ते जा रहे हैं
और इसी बीच में आप देखेंगे कि 1920 से लेकर के 1931 तक क्रांतिकारी गतिविधियों का दौर भी बहुत तेज हो गया है। चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह साहब, अशफाक उल्लाह खान साहब, इस तरीके के जो हमारे देश के क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश को आजाद कराने के लिए, इनकी भी गतिविधियां तेज हो गई। एक तरफ नेताओं की गतिविधियां तेज हो गई। अंग्रेजी हुकूमत को समझ में आ रहा था कि अब कुछ हमें करना पड़ेगा। क्या किया इन्होंने कहा कि नेहरू जी आप क्या चाहते हैं, मोतीलाल नेहरू से कहा आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। तो 1928 में उन्होंने नेहरू रिपोर्ट दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 पॉइंट्स डिमांड रख दी कि मैं ये चाहता हूं। इसी बीच में अंग्रेज हिंदुस्तान की राजनीति को समझने के लिए 1927 में इंग्लैंड में एक साइमन कमीशन बनाए थे, जो 1928 में भारत आया कि हिंदुस्तान में किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है ये समझेंगे। लेकिन गलती ये थी कि 1928 में भारत आया हुआ साइमन कमीशन, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, सारे के सारे सदस्य अंग्रेजी थे, यानी कि भारत के लिए कानून बनेगा और विश्लेषण सारा अंग्रेज करेंगे, ये हमें मंजूर नहीं था। और इसी बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम डोमिनियन स्टेटस को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और 1929 में डिमांड किया गया पूर्ण स्वराज, आगे चल करके हमको भारत की आजादी दिला रहा है। अब मुद्दा क्या था? अब मुद्दा ये था कि इसी बीच में अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि भारतीयों को इंग्लैंड बुला लीजिए और इनसे समझिए कि किस प्रकार के कानून ये चाहते हैं। इंग्लैंड बुलाया गया हमें, और किस माध्यम से? गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से। 1930, 1931 और 1932 में लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को बहुत कोशिश करा मैनेज करने के लिए। गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे आप गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इधर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब भी जिद पर थे दलितों की राजनीति को लेकर के। उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया, जिस पर मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी जी, जिसको आप पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट हो गया। फाइनली ये सब कुछ मिला करके भारतीयों को किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है, ऐसा ही एक कानून लाया गया 1935 में, जिसे आप कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अब यह भारत शासन अधिनियम 1935 जो कानून बनेगा, इसी कानून के माध्यम से हिंदुस्तान 26 जनवरी 1950 तक चलेगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से हिंदुस्तान में संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ, 15 अनुच्छेद लागू हुए। लेकिन चूंकि 26 जनवरी को हम पहले से सेलिब्रेट करते आ रहे थे आज़ादी के रूप में, इसीलिए हमने यह तय किया था कि 26 जनवरी 1950 को ही हम अपना संविधान पूरी तरीके से लागू करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 मुख्यतः किस चीज पर आधारित था। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये बहुत बड़ा अधिनियम था। ये बहुत बड़ा अधिनियम था। लगभग आप मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जो आपका संविधान था उसका बहुत बड़ा आधार उसका 1935 में रख दिया गया था। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, हमने कहा ना कि इसी शासन से 26 जनवरी 1950 तक हम चलेंगे, जो कानून की बात करें तो यानी कि ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम कब पारित किया? जैसा कि आप इससे पहले वाले शासन में भी देख रहे हैं कि कब पारित किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा अगस्त 1935 में। क्या विशेषता थी इसकी? तो विशेषता क्या क्या थी वो समझिएगा। भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना। भारत में सरकार संघात्मक हो, इसकी नींव पड़ी थी 1919 में, लेकिन भारत में सरकार संघात्मक बनी, ये आपको दिखाई दे रहा है 1935 से। साथ में कहा जा रहा है कि जो प्रांतों की स्वायत्तता है शासन की, उसकी स्थापना करेंगे, और केंद्र में द्वैध शासन, यानी कि अब सेंटर में भी डायआर्की की बात करेंगे। सेंटर में, इससे पहले प्रोविंसेस में डायआर्की, अब सेंटर में भी डायआर्की होगी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी, जो रेजिड्यूरी पावर होगा, वो किसके पास आएगा? गवर्नर जनरल या वायसराय के पास आएगा। हमने कहा पद दो थे, व्यक्ति एक था। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन शब्द प्रस्तावित किया, यानी कि भारत अब फेडरल नेचर में जा रहा था, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसी अधिनियम ने विषयों को 3 सूची में बांटा: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य
दोनों को कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन आज भी आप पढ़ते हैं कि यदि एक ही विषय जो समवर्ती सूची में है, यदि उसी पर कानून बनाना हो तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून ज्यादा प्रभावी होंगे राज्यों की तुलना में। इसी अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, संघीय न्यायालय जिसे हम फेडरल कोर्ट कहते हैं, जिसके पहले जज मॉरिस गुएर को बनाया गया। याद करिए जरा, 1774 में 1774 में जो कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट बना था, उसके पहले जज एलिजा एम्पे। लेकिन इंडिया में एक फेडरल कोर्ट होगा, इसकी शुरुआत 1935 से की जा रही है और ये 1937 में बनेगा, 1937 में, और इसके पहले जज होंगे मॉरिस गुएर। ठीक है, संविधान लिखित हो हमारा, इसकी भी शुरुआत कहां से करी जा रही है? भारत शासन 1935 से कहा जा रहा है कि भारत को लिखित संविधान दिया जाएगा। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, इसमें देखिए कितना बड़ा अधिनियम था ये। कहा जा रहा है कि इसमें 321 अनुच्छेद थे, 321 आर्टिकल्स थे और 10 अनुसूचियां थी। और इस अधिनियम ने भारत में संघीय सरकार की स्थापना करी। ठीक है, अब हम जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हो आप इसको, इस अधिनियम ने भारत के राजाओं को एक ऑप्शन दिया कि आप अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आइए, नहीं तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको समझाता हूं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो कुल 552 देसी रियासतें ऐसी थीं जो स्वतंत्र थीं। जब आजादी के बाद कहा गया कि आप भारत में आइए, तो इसमें से लगभग 549 तो आसानी से आ गए, थोड़े बहुत समझाने बुझाने पर या स्वेच्छा से। लेकिन 3 रियासतें जिद पर आ गई थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, वो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा आपको हैदराबाद के लिए, जनमत संग्रह कराना पड़ा जूनागढ़ के लिए, और विलय पत्र से आपने कश्मीर को लाया भारत के अंदर। तो ये 1935 में था कि भारतीय राजा जो चाहते हैं वो आए, जो नहीं चाहते हैं वो ना आए। ठीक है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल या वायसराय है, इसकी जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत में कर दी गई। यानी कि अब सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार को इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? वायसराय। वायसराय के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, प्रांतों, केंद्र और बीच समवर्ती सूची, इसकी लिस्टिंग पूरी कर दी गई, फेडरल कोर्ट बना दी गई। जो मेजर हिस्से थे, जो बड़े मुद्दे थे, वो सब कुछ सेंटर के पास रखे गए। जैसे आप सशस्त्र सेनाएं आप देख रहे हैं, डाक तार, मुद्रा रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं, आज भी आप देखते हैं ये सारी केंद्र के पास ही है। यूनियन लिस्ट जिसे आप कहते हैं, मतलब मोटे तौर पर जो आपका संविधान आगे चल करके बना, उसकी एक बहुत बड़ी नींव कहाँ रख दी गई थी? 1935 के अधिनियम में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की जो बैठक थी, उसकी अध्यक्षता का जो अधिकार दिया गया, वो भी किसको दिया गया? गवर्नर जनरल को। आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि गवर्नर जनरल को पावर्स बहुत ज़्यादा दे दी गई। संवैधानिक विकास के लिए एक प्रकार की अंतिम अधिनियम के रूप में 1935 को लाया गया, और साथ में कहा गया कि जो संघीय विधानमंडल होगा, इस संघीय विधानमंडल को हम द्विसदनात्मक बनाएंगे, यानी कि बाई कैमरलिज्म करेंगे। यहाँ पर जो आज आप देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा है, शुरुआत इसकी कर दी गई। टाइम पीरियड्स बता दिए गए, संख्या बता दी गई। मैं आपको ये PDF शेयर कर दूंगा, आप इसमें देखेंगे। और जो 1935 में संशोधन करना होगा या परिवर्तन करना होगा इस अधिनियम में, आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो ये पावर दिया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया, राइट। अब कुल मिला जुला करके इन कानूनों से देश को आगे बढ़ाना था। हालात कुछ ऐसा था कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस बहुत था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। भारत की जनता इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थी। 1937 में जबरदस्त परिणाम मिला कांग्रेस को चुनाव में। कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, और इसी के बाद कांग्रेस ने पैरेलल गवर्नमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि हम पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हैं। इसी बीच में 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, और अगेन जरूरत पड़ी भारतीयों के समर्थन की ब्रिटेन को। भारतीय नेताओं ने साफ साफ मना कर दिया कि हम भारत के लोगों को आपके साथ नहीं खड़ा कर सकते हैं। इस बीच में US और दूसरे देशों का दबाव इंग्लैंड पर पड़ने लगा कि आप भारत को आज़ाद करिए। और इसी बीच में उन्होंने अगस्त 1940 में हमारे पास एक ऑफर भेजा कि यदि आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपको जीतने के बाद, युद्ध जीतने के बाद आपको आज़ाद करेंगे, डोमिनियन स्टेटस बना देंगे। लेकिन हमें याद था कि पहले भी आपने ऐसा ही वादा हमसे किया था और उस वादे को पूरा नहीं किया था।
तो हमने मना कर दिया कि हम साथ आपका नहीं देंगे। 1940 में हमने मना कर दिया। 1942 में 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा हमारे पास कि भारतीयों को समझाइए कि हम डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं। हमने फिर से मना कर दिया। और इसी बीच में महात्मा गांधी जी 1942 में एक उन्होंने रिजोल्यूशन पास कराया और कहा कि देखो वक्त आ गया है, करो या मरो, डू आर डाई, डू आर डाई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अपने तीव्र गति से चला। इसके बाद आप देखेंगे कि वेवेल प्लान आया हमें समझाने के लिए, शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने कहा कि अब भारतीयों को संविधान सभा बनानी चाहिए। संविधान सभा हमने कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर बनाया। संविधान सभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोगों को हमने बुलाया, नॉमिनेशन किया हमने कुछ लोगों का, बैठे सब लोग और संविधान कैसा बनेगा यह सब कुछ हमने जिम्मेदारी दी 7 सदस्यों को लीड करने वाली एक ड्राफ्ट कमेटी को, जिसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और उन्होंने पूरा ड्राफ्ट बनाया और फिर पूरा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन करके आपके सामने आया। बनने में समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर को बन करके तैयार हो चुका था, लेकिन हमने चूंकि आपको बताया कि 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते चले आ रहे थे, इसीलिए 26 जनवरी को ही हम लागू करेंगे, ऐसा हमने वादा किया था। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया पूरे देश में। और उसके बाद भारत आज आपके सामने एक खुशहाल, एक समृद्ध, एक ताकतवर देश के रूप में बन करके खड़ा है। तो यह देन हमारे संविधान निर्माताओं की है। तो उन लोगों को विशेष धन्यवाद। एंड इसी के साथ इस सेशन के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।